बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी ननकाना, मैं अभी महंगाई के ऊपर बात करने वाला था कि डीजल की कीमत ऊपर चली गई। मुझे पता है कि हमारा किसान मुश्किल में है। एक तो डीजल की कीमत ऊपर और दूसरा बिजली की कीमत दुगनी से भी ज्यादा। तो मैं अभी उसके ऊपर आता हूं। सबसे पहले ननकाना, मैं आप सबको आज सलाम पेश करता हूं। माशाअल्लाह। वैसे ननकाना अभी तक मैं देख रहा हूं वहां उधर से लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल में टाइम का ख्याल ननकाना में ज्यादा नहीं है। 2 बजे का टाइम था, अभी तक आपके लोग चले आ रहे हैं। अच्छा ननकाना, पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूं और मैं चाहता हूं उसके बाद आऊंगा ननकाना के ऊपर। और इंशाअल्लाह जो शाह साहब ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी नौजवान आबादी को तालीम दी जाए। और मुझे पता था कि ननकाना में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, और इसलिए इंशाअल्लाह हम यूनिवर्सिटीज भी और अभी स्कूल भी बेहतर करेंगे आपके। हमने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में एक तालीमी निसाब आए। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि तालीम के जरिए हम अपने लोगों को नीचा रखते हैं। अमीर के लिए, पैसे वालों के लिए इंग्लिश मीडियम, अच्छी अच्छी नौकरियां पैसे वाले लोगों के लिए, और आम आदमी के लिए हम उर्दू मीडियम, जिससे वो ऊपर ही नहीं आ सकते, 21वीं सदी में नहीं जा सकते। हमने क्या कोशिश की? एक तालीमी निसाब सारे पाकिस्तान के लिए, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ निसाब था। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने उसको बदलने की कोशिश की और 5 क्लासों तक सबके लिए एक निसाब, ताकि मेरे अवाम का बच्चा उस निसाब के जरिए पढ़ के मुल्क का वजीर आजम बन सके, मुल्क से बड़े बड़े ओहदे वो भी ले सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके। सिर्फ अच्छी नौकरियां पैसे वाले लोगों के लिए ना हो। तो हमने एक निसाब और 5वीं क्लास तक हमने की पूरी कोशिश। और दूसरी चीज ननकाना, यूनिवर्सिटी, आला तालीम। मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हो उसके अंदर खास तौर पे टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? मैं आपको मिसाल देता हूं। मियांवाली में मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, नमल कॉलेज। नमल कॉलेज में से, क्योंकि टेक्निकल और टेक्नोलॉजी की डिग्रीज हैं, जो बच्चा वहां से निकलता है 85 से 90% बच्चों को निकलते साथ ही नौकरियां मिल जाती हैं। और नौकरियां, सैलरी शुरू होती है 70,000 रुपए से 1 लाख तक। और यह फायदा होता है जब डिग्रीज ऐसी हों कि रोजगार मिल सके हमारे नौजवानों को। तो वो इंशाल्लाह उधर भी हम, अगर हमारी हुकूमत को साजिश के जरिए ना गिराया जाता, बैरूनी साजिश, बाहर से फैसला हुआ
कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। और मैं फिर से इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि वो जो मुरासला छुप गया था, दबाया गया था, मीडिया ने दबाया था कि पता ना चल जाए कि कितना बड़ा मुल्क से गद्दारी हुई, वो मैं इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। कमीशन बनेगी हमारे ऐसे जजेस जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और इंशाल्लाह वो कमीशन बनेगी। जब भी इसके ऊपर तफ्तीश होगी तो यह साबित होगा कि बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते थे और हम इन चोरों को एनआरओ नहीं देना चाहते थे। अब ननकाना देखें, मैं आपकी अब थोड़ी सी तरबियत करना चाहता हूं। इस उम्र में सारी दुनिया मैंने देखी है और मैं आप सबको अपने तजर्बे से एक चीज बताना चाहता हूं कि क्या वजह है कि कई मुल्क कितने खुशहाल हैं, हमारे यहां लोग मरते हैं वीजा लेने के लिए, उन मुल्कों में जाने के लिए, नौकरियां करने के लिए। आप अखबारों में देखते होंगे, टीवी पे, कि किश्तियों में बेचारे लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके इन अमीर मुल्कों में नौकरियों के लिए, और डूब जाती हैं किश्तियां, मर जाते हैं लोग। अपनी जान की बाजी लगा के अपने मुल्कों को छोड़ के अमीर मुल्कों में जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। तो उनका ना क्या वजह है कि कई मुल्क कितने अमीर हैं और कई मुल्कों के अंदर इतनी गुर्बत है, बेरोजगारी है। तो ये मैं चाहता हूं गौर से सुने। देखें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने वो सबसे बड़ी जो एक असूल उस मदीना की रियासत का था, वो अदल और इंसाफ था। ये आपने गौर से सुनना है, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि हमने मुल्क के मसले हल कैसे करने हैं। अदल और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर, कोई कानून से ऊपर ना हो। मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, मेरी बेटी भी कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून, जिधर कमजोर चोरी करे तो जेल में और बड़ा डाकू चोरी करे तो उसको एनआरओ मिल जाए। सिर्फ जिन मुल्कों के अंदर आज, वो 1500 साल पहले मेरे लीडर ने कहा था, आज आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें, एक चीज फर्क करती है अमीर और गरीब मुल्कों में। खुशहाल मुल्क और जिस मुल्क में गुर्बत है, एक चीज फर्क करती है, जितना अमीर मुल्क उतना ज्यादा इंसाफ, जितना अमीर मुल्क उतने ताकतवर डाकुओं को वो कानून के नीचे रखते हैं, जितना गरीब मुल्क, हमारे वाला हाल है वहां कि चोरी करके
मुल्क सा पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे, मुल्क में आए पैसा चोरी करने, लूट के बाहर ले जाएं, और हमारा इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, गरीबों को पकड़ता है जो मजबूरी में, बेरोजगारी में अपनी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, घर में बीमारी है, पैसा नहीं है, वो जो मजबूरी में, ऐसे भी लोग हैं, कई तो वैसे चोरी करते हैं, लेकिन कई लोग बेचारे मुश्किल वक्त में साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल, गाय भैंस, वो तो जेलों में चले जाते हैं। 6 महीने की सजा, वो 6 साल बेचारा गरीब आदमी जेल में रहता है। लेकिन ताकतवर, अब ताकतवर का ये देखो, मैं सारी कौम के सामने ये दिखाना चाहता हूं कि अभी जनाब नवाज शरीफ और मरियम ने कहा जी हम बेकसूर हैं, हमारे से बड़ा जुल्म हुआ, हमारे से अदालतों ने भी बड़ा जुल्म किया, और हमारे से कोई खलाई पता नहीं मखलूक ने बड़ा जुल्म किया। तो ये मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूं कि क्या जुल्म हुआ या नहीं हुआ, अपने आंखों से देखना। भी वीडियो में हुआ क्या, इन्होंने पैसा चोरी करके बाहर ले गया नवाज शरीफ, बेटी के नाम पे इसने महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 बड़े बड़े महलात ले लिए, अरबों रुपए के, और ये हमेशा कहते रहे कि जी हमारे तो है ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था, इनके टैक्स रिटर्न्स में, असासे में इतना पैसा ही नहीं था कि इतने महंगे फ्लैट ले लेते। तो झूठ बोलते रहे कि हमारे फ्लैट नहीं है जी, इनको नहीं पता क्या होना था। अल्लाह अल हक है, हक के खुदा ने, अल्लाह ने एक इंटरनेशनल इंकशाफ किया और उधर सब कुछ सामने आ गया। तो जरा आप ये देखें कि जब मरियम से पूछा गया आज से 10 साल पहले के बताएं जी फ्लैट आपके हैं, 10 साल पहले तो वो क्या कहती है, इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेचारा अगर उसको कोई, आप कोई उसको अपने घर में ठहरा लें, बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा आप देखें, अब उस बेचारी को नहीं पता था ननकाना कि सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। बैरूने में एक बैरूनी इंकशाफ हो गया जिसको पैनामा पेपर्स कहते हैं। जब वो इंकशाफ हुआ तो उसमें यह आ गया कि जनाब ये 4 बड़े बड़े महलात इनकी मालिका मरियम बीबी है। तो जब वो आ गया सामने और ये 4 साल के बाद आया तो मरियम के भाई साहब क्या कहते हैं, जरा ये पहले सुन लें, सब देखें। को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, ननकाना सुन लिया आपने, तस्लीम करते हैं कि ये हमारे 4 बड़े बड़े महलात हैं। अब अगला सवाल ये कि जनाब पैसा किधर से आया, रसीदें तो दिखाओ। तो जब मरियम से पूछा गया कि वो पैसा किधर से आया, अच्छा तो जब, अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप अगर कहता तो वो पकड़ा जाता, वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास तो कोई असासे थे नहीं, उसने दिखाए नहीं थे। इसका मतलब अगर बाप कहता तो वो चोरी का पैसा था। तो मरियम क्या कहती, जरा ये सुन ले आप। हुसैन के पास आज जो भी है
वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया ना? अब बाप का तो कह नहीं सकती थी, तो उसने कहा मेरे दादा का पैसा था। अब दादा से किसने पूछना था? वो तो अल्लाह के पास चला गया था। तो किसने कहना था? जी दादा का पैसा था, दादा की वजह से हमने ये महंगे महंगी जगह ले ली। लेकिन फिर सुन लो, ननकाना वो हक का खुदा है, सच का खुदा है। वो क्या, अब जो मरियम का दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था, ठीक है ना? ठीक। अब शहबाज शरीफ अपने मरियम के दादा के मुतालिक क्या कहता है, ये सुन लो। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान अब ननकाना सुनो जरा, समझ आ गई? नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ, समझ आ गई? हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि तुम कितने झूठ बोलोगे, चोरी छुपाने के लिए क्या क्या करोगे। और ये मैं अब आपको इधर से बताता हूं कि कौम गरीब कैसे होती है। कौम गरीब इसलिए नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी होती है। कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तब तबाह होती है। पहले ये चोरी करते हैं, उसके बाद वो, क्योंकि वो पैसा नजर आ जाए, अगर वो पाकिस्तान में रखे, अरबों रुपए बिस्तर के नीचे तो नहीं रख सकते, बैंकों में रखेंगे तो लोग पूछेंगे किधर से पैसा आया। तो वो चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। डॉलर लेके पैसा बाहर भेजते हैं। उससे मुल्क में, ननकाना नौजवानों सुनो, ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के साथ। जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो मुल्क में डॉलरों की कमी होती है। जब डॉलर की कमी होती है, रुपए की कीमत गिर जाती है। जब रुपया गिरता है, बाहर से जो भी आप चीज इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती है। मुल्क में महंगाई आ जाती है। तेल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, घी महंगा। तो अब ये सुने, अब हो क्या रहा है मुल्क के साथ। पहले ये पैसा बाहर भेजा, अब पैसा बाहर भेजने के लिए इनको मुल्क के इदारों को कमजोर करना पड़ता है। ये मुल्क के पहले एफबीआर के ऊपर अपना आदमी रखाते हैं, ये फिर नैब के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं, एफआईए के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं। फिर जब ये देखते हैं कि उसके बावजूद पकड़े जा सकते हैं, कानून बदलते हैं। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब के कानून बदलते हैं। जब ये नैब के कानून बदलते हैं, सुने, तब भी नहीं ये खुश होते। फिर इनको अपने जज रखने पड़ते हैं। सजाद अली शाह जस्टिस, एक ईमानदार चीफ जस्टिस था। इन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उसको भगाया, क्योंकि ईमानदार चीफ जस्टिस को यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये जजेस के अंदर तकसीम करते, क्योंकि चोरी बचानी है। इनको अपने जज चाहिए, इनको अपने एफआईए का हेड चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो मकसूद चपड़ासी के 4 अरब रुपए आए थे, अगर एफआईए गैर जानबदारी से अगर वो तफ्तीश करे तो पकड़ा जाएगा शहबाज शरीफ।
तो अपना FIA का हेड बैठाया, अपना नैब का हेड, अपने जजेस के ऊपर ये पूरा कोशिश करते हैं अदालतों को अपने साथ मिलाने की, तकसीम करने की। इनका सारा माजी है। अपने IG रखते हैं, ये IG भी वो रखते हैं जिस तरह इस्लामाबाद का, जिसके ऊपर करप्शन का केस था, 2 नंबरों को रखते हैं ताकि कंट्रोल कर सके, ताकि वो इंसाफ ना दे, इनको ये कंट्रोल करें। ये अपना आर्मी चीफ रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरिट की कत्लेआम होती है, कानून की बालादस्ती तबाह होती है, जंगल का कानून आ जाता है, और फिर जब ये इनकी चोरी जब कोई नहीं पकड़ता तो किसी भी ताकतवर की चोरी नहीं पकड़ी जाती, मुल्क लूटा जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है। जब जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों डाकुओं को NRO दिया 2008 में, क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? 4 गुना कर्जा बढ़ा पाकिस्तान का, 6,000 अरब से, जो 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब, ये जब 2 डाकू खानदान आए, 10 सालों में हमारा कर्जा 4 गुना बढ़ के 30,000 अरब पे पहुंचा। और उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आप अदा कर रहे हैं, महंगाई के जरिए आप अदा कर रहे हैं। कौम ऐसे तबाह होती है, कौमों को कोई बैरूनी दुश्मन इस तरह तबाह नहीं करता जिस तरह अंदर इस मुल्क में बैठे हुए मीर जाफर और मीर सादक तबाह करते हैं। कोई दुश्मन की जरूरत नहीं होती। और इसलिए आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा और वो ज्यादा देर नहीं है, मैं तैयारी पूरी देख रहा हूं। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, मैं कॉल दूंगा। लेकिन उससे पहले ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई, किसने की? चलें, अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, करें, लेकिन उनको लीक करना ये जुर्म है, ये जुर्म है। और इंशाल्लाह अदालत में जाऊंगा और पता चलाऊंगा कि कौन सी एजेंसीज ये कर रही हैं। क्या मैं कोई दुश्मन हूं मुल्क का? 50 साल से मुझे कौम जानती है, मुझे एक दुश्मनों की तरह और मेरे लोगों को केसेस झूठे, FIR हर रोज कट रही है। जो भी आप करेंगे, ये जो भी करें समझ जाएं, ये मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। ये जो पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैलेंज है आपको, जो भी करना है, गंद उछालना है, गटर में गिर के अपने मुल्क तबाह करनी है, अपने आप को बचाने के लिए, ये आपको कुछ नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना आसान है ये गलत वीडियोस और टेप्स बनाना आज की टेक्नोलॉजी के जरिए। जरा दिखाएं। इंतशार फैल रहा है। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी
और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं, लोग जानते हैं। नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है। यानी नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है। यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। अगर शहबाज शरीफ को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाए। ठीक है, पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान कोई आम शख्स नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। और नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और नवाज शरीफ आटा समझ गए आप कि ये आप कर रहे हैं क्योंकि ये समझ ही नहीं सकते कि अवाम आज सारी हमारे साथ खड़ी है, कौम आज सारी हमारे साथ खड़ी है। ये चोर एक तरफ खड़े हैं, कौम एक तरफ खड़ी है, और ये हरबे इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये खौफ में हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। आप तैयार रहना, मैंने आपको कॉल देनी है, और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को, मैं अब सारी कौम को तैयार कर रहा हूं इस कॉल के लिए। और मैं अब चाहता हूं कि आपने सब ने मेरे साथ अच्छा हाँ, मैं उससे पहले इतनी तादाद में जो नानकाना में मेरी बहनें आई हैं, मैं आपको सबको सलाम करता हूं। अच्छा, अब आप सब ने मेरे साथ अब हल्फ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा कर। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबने हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की, कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी की इस जिहाद में, हम पाकिस्तान की इस हकीकी आजादी की जहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। मेरे साथ शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे, हाथ खड़ा करके। हाँ, और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे, हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। पाकिस्तान। ननकाना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से, इतनी तादाद में और गर्मी में आप आए, आपका शुक्रिया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, मैं फिर से ननकाना आऊंगा आपके पास। अल्लाह ने मौका दिया आके, और इंशाअल्लाह हम अपने ननकाना को उठाएंगे, हम इसको एक इंशाअल्लाह खुशहाल सारी डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।